अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अडियाला जेल में इमरान खान को भेजी गई फहरिस्त में दो अहम शख्सियात का नाम किसने डाला, इस बारे में एक अहम इंकशाफ सामने आ गया है, जिसके बाद इमरान खान का एक इल्जाम बिल्कुल दुरुस्त साबित होता हुआ महसूस हो रहा है। इस मुतालिक आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो काबीना का इजलास जूम पर बुलाया गया, लाहौर से बैठकर 96H में बैठकर शहबाज शरीफ साहब ने इस इजलास को कन्वीन किया। उसमें तसद्दुक हुसैन जिलानी यानी 6 हाजिर सर्विस जजेस की इल्जामात पर इंक्वायरी के लिए यक रुकनी कमीशन, सिर्फ एक रुकन पर मुश्तमिल कमीशन बनाया गया है, और वो भी एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब। तो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब से मुतालिक मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 1994 में तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के दौर में लाहौर हाई कोर्ट का जज लगाया गया था। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब 1994 से लेकर 2004 तक लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज खिदमात सर अंजाम देते रहे। उसके बाद 2004 में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर जज एलिवेट हो गए। 2004 से 2014 तक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज खिदमात अंजाम देते रहे, और 2014 में जब ये रिटायर हुए तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। 2013 के अंदर जब इलेक्शंस हुए तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कायम मकाम चीफ इलेक्शन का रोल भी ये प्ले करते रहे, और अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी तो नवाज शरीफ के दौर के अंदर इनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। इनसे मुतालिक ये बात भी सामने आ रही है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब चचा हैं जलील अब्बास जिलानी के। जलील अब्बास जिलानी केयर टेकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी रहे हैं, वजीर खारजा निगरा वजीर खारजा का रोल प्ले करते रहे, और आज भी काबीना के अंदर उनका अमल दखल है एज फार एज फॉरेन मिनिस्ट्री इज कंसर्न। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के ये दूर के रिश्तेदार भी हैं। यानी तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, जिनको लीगल फर्टर्निटी के अंदर तो जेंटलमैन की तौर पर देखा जाता है, बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है, लेकिन स्विसी बैंक अकाउंट्स के हवाले से जो केस था उसमें कहा यह जाता है कि बेंच जब टूटा था तो उस वक्त तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने अगेंस्ट आसिफ अली जरदारी साहब ये जो केस था उसमें उस केस को सुनने से माजरत कर ली थी और बीमारी का उज़्र बताया था, और उसके बाद ये बेंच टूट गया था। तो जिलानी साहब की एफिलिएशन अब नती की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, और अभी नून लीग ने ही इनको बतौर इंक्वायरी कमीशन का सरबराह अपॉइंट किया है, जिसके बाद सवालात बहुत सारे हैं जो उठ रहे हैं। और फिर यक रुकनी कमीशन है, यानी 6 जजेस जो सिटिंग जजेस हैं, वो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो एक मोमर शख्स हैं, बुजुर्ग शख्स हैं, जुडिशरी से इनका ताल्लुक रहा है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। फिर टीओआर में कहा गया है कि मैंडेट 2 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करनी होगी, और वो इंक्वायरी मुरतब करके ऑब्वियसली हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर की जाएगी। और जब हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर की जाएगी तो आप समझ लीजिए कि ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ शेयर होगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ शेयर होगी। तो आज जो कुछ हुआ है इससे ये इंक्वायरी किस जाने बढ़ेगी और क्या मामला तय होंगे, ये खासी हद तक डिटर्मिन किए जा सकते हैं। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ना कि ओनर्स ऑफ प्रूफ तो अल्टीमेटली उन 6 जजेस के ऊपर है। तो तासुर तो यही है कि उन 6 जजेस की भी खैर नहीं है जो इंक्वायरी करा रहे हैं, जिन्होंने इंक्वायरी कमीशन बनाया है, जिन्होंने इंक्वायरी कमीशन का सरबराह लगाया है। बाकी मामला भी उनके हवाले ही है, और फिर उसके बाद अल्लाह के हवाले है। तो इसलिए हमारे यहाँ तो कोई भी फाइल बनाकर कमीशन बना के उसको दाखिले दफ्तर कितना आसान है करना, ये सब लोग जानते हैं, और उसके लिए एक सीरीज ऑफ कमीशन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जिसको देखा जा सकता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला की जानिब से तकरीबन 51 मुल्जिमान ऐसे हैं जो सानिया 9 मई के अंदर मुलविस थे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन के जो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है उसके फैसले सुनाए जाए, और फैसले जो है वो अदालती फैसले के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से मशरूत होंगे। तो अब वो फैसले आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इन फैसलों को कलअदम करार देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब समाअत हुई थी तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि जस्टिस साहब, बात यह है कि जब फैसला हुआ ही नहीं तो फैसला मुअत्तल कैसे हो सकता है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि ठीक है, फैसले सुनाए। तो पहला फैसला जो सुनाया गया है उसमें 51 मुल्जिमान को 5-5 साल की सजा सुना दी गई है। 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। ये कोई छोटी सजा नहीं है। मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल का मामला है अल्टीमेटली अब उसके ऊपर लग ही रहा है कि अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मुहाल होगा। ये जो 9 मई की आड़ में बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो देना मकसूद है, और 9 मई के ही केसेस के अंदर हमने देखा कि सनम जावेद को, आलिया हमजा को और उसके बाद आयशा भुट्टा को बावजूद इसके कि अदालत ने जमानत पर रिहा किया, गिरफ्तार कर लिया गया।
5 और मुल्ज़िमान ऐसे थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिहा किया था, लेकिन उनको फिर दीगर केसेस बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जान अब कुछ जल्दी छूटती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का माइंड क्या है या एस्टैब्लिशमेंट इस वक़्त क्या सोच रही है, उससे इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अभी कुछ ही देर पहले शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। हमने उनसे जाना कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी के अंदर जो मामलात हैं, उसमें पता ये चलता है कि कुछ लोगों की सरज़निश होती है। सरज़निश इसलिए होती है कि वो बाहर जाते हैं और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्ज़ी करते हैं। जो पार्टी लाइन होती है, उसके बिल्कुल ऑपोज़िट जाके बात कर देते हैं। तो क्या वजह है कि उन्हीं लोगों को फिर नवाज़ दिया जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि अभी इमरान खान से जो मुलाकात कराने वाली फोकल पर्सन्स की टीम मुकर्रर की गई है और आज ही एक मुआहिदा तय पाया और मुआहिदे पर दस्तखत हुए इमरान खान साहब के और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के। तो उसमें 3 नाम शामिल किए गए हैं। पहला नाम है बैरिस्टर गौहर अली खान का, शेर अफजल मरवत का दूसरा नाम है और फिर बैरिस्टर उमैर खान न्याजी साहब मौजूद हैं। तो फिर क्या वजह है कि उमैर न्याजी साहब पे ये भी इल्ज़ाम लगा कि भई इन्होंने अपनी मनपसंद आदमी को टिकट दे दी, अपने फ्रंटमैन के ज़रिए से पैसे-वैसे लिए गए और कोर कमेटी में अच्छी खासी लेदे हुई। शेर अफजल मरवत की तो अच्छी खासी लेदे हर कोर कमेटी मीटिंग के अंदर होती है। तो फिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब इनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी नॉमिनेट कर देते हैं। शेर अफजल मरवत को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट किया गया था, फिर वापस लिया गया। पार्टी लाइन की खिलाफ वर्जी भी बार बार करते हैं और अब पता चला है कि अलहदा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का। और अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑलरेडी एक अच्छा खासा बड़ा एक्टिव और बड़ा इफेक्टिव सोशल मीडिया मौजूद है, तो पैरेलल इस एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इशारा देती है कि हो क्या रहा है। तो हमें पता ये चला कि इमरान खान साहब ने सिर्फ एक ही नाम को इंडोर्स किया था, यानी एक नाम इमरान खान साहब का दिया हुआ था। जो इस लिस्ट के अंदर बाकी मानदा 2 नाम है वो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के दिए हुए हैं, यानी बैरिस्टर शेर अफजल मरवत का नाम या जो उमैर खान न्याजी साहब का नाम है वो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की तरफ से प्रपोज किया गया और इमरान खान साहब से उसके ऊपर सिर्फ दस्तखत ले लिए गए हैं। ये बड़ी अचंभे की बात है। अब एक तरफ जब इमरान खान साहब और उनकी वसातत से लोग ये कहते हैं कि अडयाला जेल पर इंटेलिजेंस एजेंसी का कंट्रोल है या ISI का कंट्रोल है, तो जाहिर है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल भी बगैर किसी कंट्रोल के इस्टेब्लिशमेंट की इंस्ट्रक्शंस के तो कोई काम नहीं कर सकता। तो फिर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने जब ये 2 नाम प्रपोज किए हैं तो फिर किसकी इंस्ट्रक्शंस पे किए हैं? फिर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि शेर अफजल मरवत किसका आदमी है। फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बैरिस्टर उमैर खान न्याजी जो काम कर रहे हैं वो किसके इमा पे कर रहे हैं। क्या वो हैंड्स इन हैंड्स है जनाब असद वड़ाइद साहब से, और क्या वो मुख्तार कुल है? अब जाहिर है इन लोगों ने 2-2 लोगों को नॉमिनेट करना होगा जिसने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है। अब मुलाकात वही कर पाएंगे जिनको फोकल पर्सन्स की जो टीम है वो मुकर्रर करेगी, और फोकल पर्सन्स की टीम को एंडोर्समेंट हासिल है सुपरिटेंडेंट की तरफ से भी और इमरान खान की तरफ से भी। यानी आने वाले दिनों में भी मुलाकातें वही करेगा जिसको शेर अफजल मरवत भेजेगा, मुलाकातें वही करेगा जिसको बैरिस्टर उमैर खान न्याजी भेजेगा, और अल्टीमेटली इमरान खान क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं और बाहर क्या इंस्ट्रक्शंस आती है। लोगों को मजीद कंफ्यूज करना, लोगों में बेचैनी फैलाना, इज़्तिराब फैलाना, लोगों को पार्टी की आदत से मुतनफ़र करना, बज़ाहिर एक ऐसी प्लानिंग और ऐसी साजिश दिखाई देती है। और उसके साथ-साथ जो 9 मई की गिरफ्तार कारकुनान हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएँ सुना के एक डेटरेस क्रिएट करना, ये इस वक़्त दिखाई दे रहा है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।